इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष? 18 अप्रैल से पहले होनी थी नए अध्यक्ष की घोषणा, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अगले महीने तक यह फैसला टाले जाने के संकेत दिए हैं। लंबे समय से मनोहर लाल खट्टर का नाम चल रहा दौड़ में सबसे आगे, लेकिन सूत्रों के अनुसार मनोहर लाल खट्टर की उम्र बन रही है एक बाधा। ऐसे में अब कई नामों पर विचार हो रहा है, नए सिरे से विचार हो रहा है। इनमें निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव के नामों पर विचार हो रहा है। निर्मला सीतारमण के तौर पर महिला कार्ड खेल सकती है बीजेपी, लेकिन अंत में कोई सरप्राइज नाम भी आ सकता सामने। इसी के साथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी मंथन तेज है। कल इन सभी मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर हुई थी बैठक। शीर्ष नेतृत्व के बीच चली लगभग 3 घंटे की बैठक में इन सभी मुद्दों पर लंबा विचार हुआ है। अब हर किसी की निगाहें शीर्ष नेतृत्व के अंतिम फैसले पर आकर टिक गई, लेकिन ये तमाम चेहरे अपने आप में स्थापित चेहरे और सबका अपना एक बड़ा जनाधार है। मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, निर्मला सीतारमण जो इससे पहले बीजेपी से जुड़ी कई विंग्स का हिस्सा रही हैं, विवेकानंद फाउंडेशन का हिस्सा रही हैं और वित्त मंत्री के तौर पर लगातार वो जिम्मेदारी संभाल रही हैं। धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, दोनों बड़े चेहरे, दोनों ही पार्टी और संगठन के लिए समर्पित और दोनों ही सीधे जनता से जुड़ाव रखने वाले चेहरे। लेकिन फिर भी बीजेपी अंतिम वक्त में सरप्राइज कर सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, सवाल यह है कि आखिर कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ सवाल यह भी है कि नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुना जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए कि कब तक चुना जाना था, तो 18 अप्रैल से पहले नए अध्यक्ष की घोषणा होनी थी, लेकिन अब जानकार सूत्रों ने संकेत दिए हैं अगले महीने तक यह फैसला टाले जाने के संकेत दिए हैं। लंबे वक्त से मनोहर लाल खट्टर का नाम आगे चल रहा था, वो दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन सूत्रों के अनुसार मनोहर लाल की उम्र बन रही एक बड़ी बाधा। ऐसे में अब कई नामों पर नए सिरे से विचार हो रहा है, और जिन नए नामों पर नए सिरे से विचार हो रहा है उनमें निर्मला सीतारमण, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, ये वो नाम जिन पर विचार हो रहा है। निर्मला सीतारमण के तौर पर महिला कार्ड खेल सकती है बीजेपी, क्योंकि बाकायदा इस अमृत काल में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए राजनीति में या कहें कि सियासत में आरक्षण का कानून भी पेश किया। ऐसे में आने वाले वक्त में जो महिलाओं की भागीदारी लोकसभा और विधानसभा के अंदर बढ़ेगी, उसमें एक महिला चेहरे का एक बड़े पद पर होना बेहद जरूरी। वो चेहरा जो सर्वमान्य हो, वो चेहरा जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। लेकिन फिर भी अंत में कोई सरप्राइज नाम भी सामने आ सकता है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर भी मंथन तेज हो गया है। कल इन सभी मुद्दों को लेकर जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई। शीर्ष नेतृत्व के बीच चली लगभग 3 घंटे की बैठक में इन सभी मुद्दों पर लंबा विचार हुआ है। अब हर किसी की निगाहें शीर्ष नेतृत्व के अंतिम फैसले पर आकर टिक गई। तो बीजेपी के अंदर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बैठक हुई, बैठक के अंदर चर्चा हुई। चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के नाम को लेकर, बल्कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा इस नाम को लेकर भी चर्चा हुई। और इस दौड़ में कौन कौन अभी हैं, वो तमाम चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें निर्मला सीतारमण, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान, ये चेहरे सामने हैं। लेकिन अंतिम फैसला शीर्ष नेतृत्व का जो सरप्राइज कर सकता है। मेरी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, ये तो लगभग तय है कि भाई 18 अप्रैल तक नया नाम नहीं आएगा, लेकिन क्या ये इसलिए तय है कि नाम फाइनल ही नहीं हो पाया कि किस नाम पर सब सहमत हो जाएं? और क्या इस दौड़ में जो नाम आप गिना रहे हैं उसके अलावा भी कोई नाम है जो हम बता नहीं रहे हैं?
विजेंद्र, आपने बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत महत्वपूर्ण है, और जिस तरीके से आपने पूछे तो मैं उसी लिहाज से जवाब देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, जो नाम गिनाए जा रहे हैं वो नाम होंगे ही नहीं। ये आज की भारतीय जनता पार्टी है। दूसरा, आपने पूछा 18 अप्रैल, 18, 19, 20 अप्रैल को बेंगलोर में एक मैदान में कार्यकारिणी तय हो गई थी। 18, 19, 20 को नए अध्यक्ष का नाम पहले अनाउंस होता है, और 18, 19, 20 की जो कार्यकारिणी एग्जीक्यूटिव जो होती है या काउंसिल जो होती है, उसमें मोहर लगनी थी। सब कुछ तय हो चुका था। फिर खबर आती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे नागपुर, आरएसएस दफ्तर नहीं जाएंगे, लेकिन वहां पर मिलेंगे मोहन भागवत से। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। जब नितिन गडकरी, 2013 का जिक्र कर रही हूं मैं, जब नितिन गडकरी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने हैं या नहीं बनने, जिसको लेकर लंबी फहरिस्त थी, कि लंबी चर्चाएं चली, फैसला नहीं हो पा रहा था संगठन और आरएसएस और तमाम तरीके के बीच में, तब 2013 में ये कहा जाता है 20 मार्च को मुलाकात हुई आडवाणी जी की और मोहन भागवत जी की। दोनों की मुलाकात हुई, और उसके कुछ समय बाद, तब भी ये कयास लगाए गए थे कि मुलाकात हुई, क्या कुछ रहा, और उसके कुछ समय बाद ये तय हुआ कि नितिन गडकरी दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो अब जो ये बैठक हुई, जब जो अकेले 1 घंटे बैठक हुई नरेंद्र मोदी की और मोहन भागवत की, उसको उससे जोड़ के देखा गया, जो बुद्धिजीवी आरएसएस के पुराने नेता हैं, कि जब अभी सहमति नहीं बन पा रही थी तो कहीं ना कहीं 2 दिग्गजों को मिलना पड़ा, बातचीत हुई। लेकिन आरएसएस का एक पैटर्न है, वो खुल के कोई बात नहीं कहता, वो इशारों इशारों में बहुत कुछ कह देता है। ये बात तय है, कोई माने या न माने, कि कोई ना कोई बीच में एक पेच है, चाहे फिर वो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर हो या फिर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर हो, जो लॉक इन की फिट नहीं हो रही है। लॉक है बीजेपी तो की है आरएसएस, की है अगर बीजेपी तो लॉक है आरएसएस, वो कहीं ना कहीं फिट नहीं हो रही। नहीं तो आप देखिए, जब जेपी नड्डा को एक्सटेंशन दिया गया था 2 साल का, कि आप 2024 के चुनाव में एक्सटेंशन राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिला था, उसकी समय और सीमा 20 जनवरी 2025 को पूरी हो चुकी है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल, और अब कल एक बड़े आरएसएस से जुड़े नेता ने ये इशारा किया, जो बीजेपी में भी हैं, इशारा ये किया कि अभी तो मई में तय होना है। अब बात होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, जो आपका तीसरा सवाल था, कौन होगा। तो देखिए, लंबे समय से नाम चल रहा है मनोहर लाल खट्टर का। पहली बात तो आरएसएस ने, हालांकि इस बात का खंडन आसानी से हो सकता है, बीजेपी के नेता भी और आरएसएस के नेता भी, कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन ये बात सही है कि आरएसएस चाहता है कंसल्टेशन, जो लंबे समय से आरएसएस के पदाधिकारियों को लगता है बीजेपी के साथ बंद हो गया है, जिसमें कई उदाहरण भी हैं। उदाहरण का आप जिक्र करेंगे तो वो आगे चर्चा भी होगी, लेकिन कंसल्टेशन एक इशू है। दूसरी बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं आरएसएस चाहता है कि साझा हो, चीजें हो, बातचीत हो, खुले मंच पर हो, और बाहर से आए जो व्यक्तित्व है उसको संगठन में ऊंचे पायदान पर ना भेजा जाए, क्योंकि वो विचारधारा और उस काम के शैली को नहीं समझता। तो अब आपने कहा, जैसे कि मनोहर लाल खट्टर 70 साल के हैं, उम्र जो है उनकी यहाँ पर आ रही है, जबकि मनोहर लाल खट्टर का नाम फहरिस्त में एकदम आगे था। फिर बात आती है भूपेंद्र यादव, संगठन के महारथी हैं, लेकिन ओबीसी हैं, और बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा है ओबीसी का, हालांकि वो बियॉन्ड जाति हो चुके हैं, अब वो एक ग्लोबल लीडर है, लेकिन ओबीसी इस तरह से। और कहीं ना कहीं ये माना जाता है, सच कितना है, कि आरएसएस को अभी भूपेंद्र यादव कह लें या फिर धर्मेंद्र प्रधान पर उतना उनकी ग्रीन सिग्नल नहीं है। फिर अभी अभी नाम आता है निर्मला सीतारमण साउथ से, इस बीच में नाम आया था प्रहलाद जोशी ब्राह्मण साउथ से। निर्मला जी महिला भी हैं, पर निर्मला जी क्या सवाल उठता है कि नॉर्थ के कार्यकर्ता, अभी भी कई बार नॉर्थ के पत्रकारों से वो उस तरह से जेल नहीं हो पाती, तो क्या नॉर्थ के कार्यकर्ताओं से वो जेल हो पाएंगी, क्या प्रवास कर पाएंगी? क्यों? क्योंकि इतिहास में अगर जाएं तो जब नितिन गडकरी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे तो वो 53 साल के थे, राजनाथ जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो 63 साल के थे, फिर जेपी नड्डा राष्ट्रीय, उससे पहले अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो वो भी कुछ 49-50 ईयर्स के थे, और जब जेपी नड्डा बने वो भी उम्र में कम थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की
शैली में 6 महीने के अंदर आपको आधा भारत को नापना है और अगले 6 महीने में आधे भारत को नाप के संगठन खड़ा करना है। तो क्या मनोहर लाल खट्टर केवल उम्र की वजह से इसमें फिट नहीं होते, ये एक सवाल है। तो ऐसी तमाम और विचारधारा संघ बीजेपी, तो ये बात तय है। एक उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी अभी तक सहमति नहीं बनी और यही वजह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर अभी कहीं ना कहीं रुकावट हो रही है और अभी आपको हो सकता है मई तक का इंतजार करना पड़े। कल एक बड़ी बैठक हुई, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा हुई। सवाल ये भी चल रहे थे कि क्या मंत्रिमंडल विस्तार के चलते द्रौपदी मुर्मू से प्रधानमंत्री मिलकर आए, लेकिन ये सच नहीं है। उड़िया नववर्ष था, उसकी बधाई देने गए थे। तो जाहिर तौर पे बहुत गतिविधि तेज है, समय बीत चुका है, एकदम इसको बिल्कुल चरम पर पहुंच चुका है कि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, क्योंकि अब जो लंबी फहरिस्त में चुनाव है, चाहे बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, कोई ऐसा चेहरा चाहिए। तो सरप्राइज एलिमेंट ही अब आता नजर आ रहा है, जिसमें आरएसएस की भी सहमति हो, भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति हो। और आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में अमित शाह ने खुद गृह मंत्री के उससे निकलकर एक बार फिर उन्होंने तय किया है कि मैं महीने में 2 दिन पश्चिम बंगाल जाऊंगा, महीने में 2 दिन तमिलनाडु जाऊंगा, महीने में 2 दिन बिहार का दौरा करूंगा, क्योंकि अमित शाह खुद बाहर निकलकर उस संगठन को एक बार फिर मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर अब जाहिर तौर पर सवाल तेज हो चुके हैं, देरी बहुत हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि बाकी सब कुछ हाँ ना के बीच में कोई नया चेहरा निकलकर जो युवा भी हो, जो दौरे कर सके और आरएसएस और बीजेपी दोनों की सहमति हो, उसी का सरप्राइज एलिमेंट नाम आपके सामने होगा। लेकिन यह तय कि 18, 19, 20 अप्रैल जो कार्यकारिणी होती वो सब नहीं हो रही है और मंथन अपने जोरों शोरों पे और कहीं ना कहीं अभी सहमति उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पर नहीं बन रही, इसी के चलते देरी हो रही है। अदिति, बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं मैं, क्या सत्ता और संगठन के बीच में, और इसमें मैं आरएसएस को भी कनेक्ट कर लेता हूं, क्या इनके बीच में जिस आप लॉक एंड की का जिक्र कर रहे हैं, उसमें क्या वाकई में यह तय होने पर सब कुछ फंसा हुआ है कि जो अध्यक्ष होंगे वो अध्यक्ष किसकी ज्यादा मानेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह वो संगठन को अपने स्टाइल में देखते हैं, आरएसएस संगठन को अपने स्टाइल में कोऑर्डिनेट करते हुए देखता है और दोनों के बीच में आदान प्रदान नेताओं का चलता रहता है, यह भी सच है। तो क्या उस चेहरे के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की उस पावर को कौन होल्ड करे? क्या इसको लेकर फैसला डिले? एक बहुत अच्छा शब्द है कंसल्टेशन। आप आरएसएस के किसी व्यक्ति से ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो बहुत बखूबी एक बात, देखिए एक बात 3 ये अलग अलग चीजों से समझिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी इसलिए कामयाब हुई क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी थे और अमित शाह उनको बेहतर तरीके से समझते थे और सत्ता और संगठन के तालमेल के चलते जो ये 1 दशक निकला है वो बहुत अच्छा निकला। ये बात अलग है कि कई लोग नाराज हुए भी, जिसकी स्थितियां नजर आ रही हैं। कुछ फैसले सरप्राइज तरीके से लेने पड़े, कुछ फैसले सडनली लेने पड़े बिना कंसल्टेशन के, और कुछ फैसले लीक ना हो जाएं या उसका कोई रेपरकशन नहीं हो जाए, इसलिए चुपचाप अचानक से लेने पड़े। और यही वजह है कि आज ये खींचतान है। ये तो है बीजेपी की बात कि बीजेपी को ये समझ में आता है कि सत्ता संगठन में तालमेल बहुत जरूरी है। अमित शाह के साथ मोदी का तालमेल बहुत अच्छा था और जेपी नड्डा के साथ भी सभी का, बीएल संतोष, नरेंद्र मोदी, सत्ता संगठन का तालमेल अच्छा था। पर आरएसएस को ये लगता है कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान, अब ये इसमें यही बात है कि कितना सच है, पर ये बात आरएसएस के नेता ठोक कर कहते हैं ऑफ रिकॉर्ड कि नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटे, कहीं ना कहीं कंसल्टेशन में कमी रही आरएसएस के साथ। फिर कई ऐसे लोगों को, जैसे सुनील बंसल का नाम आता है, फिर यही बात कि कितना सच है। सुनील बंसल को बीजेपी में शामिल किया गया, ये सवाल आता है कि इसमें कितना सच है। बीजेपी आरएसएस से कंसल्ट नहीं किया गया जब उनको आरएसएस से बीजेपी में लिया गया। ऐसे कई लंबी फहरिस्त थी जिसमें यह पूछा जाता है कि कंसल्टेशन की कमी है। तो आरएसएस केवल ये चाहता है, आरएसएस कभी ये नहीं बताता कि आप इसको बनाइए, इसको मत बनाइए। आरएसएस हमेशा ये कहता है कि सुझाव का आदान प्रदान कर लिया जाए। लेकिन अब चलते हैं बीजेपी में एक बहुत बीच में आपने उस पर डिबेट भी की थी। एक दौर आया था जब ये हुआ था कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है, और इसी दौड़ में आपने देखा कि वहां पर सत्ता संगठन का तालमेल वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की सरकार और संगठन मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन तालमेल की कमी है। संगठन कहता है कि वो सत्ता से बड़ी है और सत्ता अपने हिसाब से काम करती है। तो इसी डिफरेंस को चलते ये देखा जा रहा है कि आरएसएस भी चाहता है कि संगठन एक ऐसा व्यक्ति चलाए जो आरएसएस की विचारधारा को समझता हो, आरएसएस को वो रिस्पेक्ट या इज्जत या मान सम्मान मिले जो पहले के संस्कारों में होती थी,
और तमाम तरीके की चीजें। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी, अमित शाह भी उतना ही रिस्पेक्ट आरएसएस आते जाते, आप देखिए जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है। लेकिन ये बात तय है कि आरएसएस ये चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आरएसएस की विचारधारा को समझे, आगे लेकर जाए और आरएसएस से कंसल्टेशन जरूर करे। और यही उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में है। दिल्ली कहीं ना कहीं चाहती है कि वो दिल्ली के कंसल्टेशन वाला हो, दिल्ली की सोच को समझने वाला हो, और उत्तर प्रदेश सरकार चाहती है कि वो हमारी सोच को समझने वाला हो। तो कहीं ना कहीं गैप होता है, जैसे हर घर के अंदर होता है। ये आपस के तालमेल के चलते देरी हो रही है और आरएसएस चाहता है कि जब भी अब आगे जो फैसले हो संगठन में वो पूछ के हो, सत्ता में हो ना हो, पर संगठन में जो भी फैसले हो। जैसे एक छोटा एग्जांपल, सुनील झाकड़ को पंजाब में लिया गया। आरएसएस को आपत्ति थी कि वो बाहर के व्यक्ति हैं, वो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को नहीं समझते, लेकिन उनको लिया गया। आरएसएस केरला से लेकर पंजाब से लेकर हर राज्य में काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं उनकी विचारधारा और उनको दरकिनार किया जाता है। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है, और ये मुझे आरएसएस के एक ऑफ रिकॉर्ड व्यक्ति ने बताई, कि हमने प्रचारकों को भेजना बंद कर दिया है। उत्तराखंड में आखिरी अजय शर्मा को प्रचारक को भेजा था, अब हम नए प्रचारक नहीं भेजते। प्रचारक आप समझ गए होंगे, जो संगठन को संभालते हैं, जो संगठन के लिहाज से आते हैं, हर प्रदेश संगठन के व्यक्ति होते हैं। उन्होंने नए प्रचारक इसलिए भेजने बंद कर दिए कि उनको तरजीह नहीं मिल रही। तो जाहिर तौर पे कुछ चीजें हैं जिसे ठीक करनी है, लेकिन अभी चुनौती बीजेपी के सामने है राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की, उससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम। अदिति, एक फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, उसको आप आगे बढ़ाइएगा कि इसमें से किसके साथ चला जा सकता है। क्योंकि सत्ता हो या संगठन हो या बीजेपी हो या मैं आरएसएस भी कह दूं, सब एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से इस वक्त गुजर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन फेज जो अगले 5 से 10 साल होना है, उसमें शीर्ष नेतृत्व सत्ता के अंदर भी, आरएसएस के अंदर भी और पार्टी के अंदर भी हो सकता है बदलता हुआ नजर आए। तो जो भी नया अध्यक्ष होगा, आपको लग रहा है युवा हो सकता है, वो महिला हो सकती है, या वो अनुभवी होगा, क्योंकि अनुभव अपनी जगह है। और अगर आपको एक नई कैडर को तैयार करना है और नए यूथ को जोड़ना है, तो आपको अनुभवी के साथ युवा चाहिए। आपको दिख रहा है कि इस फॉर्मूले पर सोचा जा रहा होगा, और क्योंकि महिला आरक्षण भी लागू होगा। देखिए, ये सवाल और ये बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग है, और मुझे लगता है कि इसके लिए एक बहुत बड़ी डिबेट चाहिए, लेकिन एक एक करके कर लेते हैं। देखिए, युवा मतलब आजकल का युवा में 40+ माना जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने नरेंद्र मोदी के कामकाज को समझा है, नरेंद्र मोदी और बीजेपी की विचारधारा और इस नई बीजेपी की विचारधारा को वो समझते हैं, लेकिन आरएसएस उसको लेकर न्यूट्रल है। इस तरह का कोई व्यक्ति। अब महिला, बहुत लंबे समय से 3 महिलाओं का नाम आया था आरएसएस की तरफ से। इस तरह के इंडिकेशन थे कि वसुंधरा राजे भी हो सकती हैं, बीजेपी को समझती हैं, तमाम तरीके की बातें हैं, प्रचार करेंगी। उनकी भी उम्र का सवाल है कि उनकी भी उम्र इतना प्रवास के लिए राजी है कि नहीं है, रेडी है कि नहीं है। पर उसके साथ साउथ की एक महिला है, उनका भी नाम आया, जो कि वहां की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी है। फिर नाम आता है निर्मला सीतारमण, साउथ के लिहाज से। पर क्योंकि रेखा गुप्ता को दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बना के वो मैसेज दे दिया गया है कि देश की राजधानी दिल्ली में, पहले भी महिलाएं थी, लेकिन बीजेपी ने अपने लिहाज से कि हमने महिला को आगे बढ़ाया, तो संभवतः महिला को ना बनाया जाए, बनाया किसी पुरुष को ही जाएगा। लेकिन जातीय समीकरण, क्योंकि ओबीसी तो खुद प्रधानमंत्री हैं, तो ये देखा जा रहा है कि क्या साउथ के किसी ब्राह्मण को बनाया जाए। पर ऐसा कोई व्यक्ति जो बीजेपी और आरएसएस की रिक्वायरमेंट में फिट बैठता है, ये इकलौती एलिजिबिलिटी है। अब आप इसमें जेंडर देख लें, आप इसमें जाति देख लें, आप इसमें अनुभव देख लें, या आप इसमें वो युवा शक्ति देख लें, पर अल्टीमेटली होना वो चाहिए जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की रिक्वायरमेंट और विचारधारा में फिट होता हो और भागदौड़ करने वाला होता हो। क्योंकि देखिए, कितना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, अमित शाह संगठन की पकड़ इतनी जबरदस्त है कि वो जब जाते हैं चुनाव प्रचार में, और नरेंद्र मोदी अपने आप में एक वो चेहरा है जो फेस ऑफ द पार्टी तो है ही, तो उनको किसी और एक उस फेस की जरूरत नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जो भागदौड़ करने वाला हो, मेहनती हो, और संगठन और सत्ता की विचारधारा को, नरेंद्र मोदी की योजनाओं को घर घर ले जाने वाला हो, कार्यकर्ता को एकत्रित करने वाला हो, और पार्टी को फुल टाइम सपोर्ट देने वाला हो, घर बार छोड़ के 2029। क्योंकि अंत वाली लाइन ये है, इस बार टारगेट कोई बिहार का चुनाव, पश्चिम बंगाल का चुनाव, तमिलनाडु का नहीं, बिल्कुल देश का चुनाव। इस बार नरेंद्र मोदी को वो जवाब देना है 400 पार का।
वो 400 पार जो 2024 में नहीं हुआ, इसीलिए इस बार मुस्लिम मतदाता भी साथ आएगा। सबको साथ लेकर आगे बढ़कर वो 400 पार का आंकड़ा नरेंद्र मोदी को टच करना है और यहां तक कि राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ना है। इसलिए विजन बहुत बड़ा है, उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रोल रखता है और आरएसएस को साथ लेकर आगे बढ़ना है। आरएसएस एक बहुत बड़ी उनकी फोर्स की तरह है। तो ऐसे में ये सब कुछ सोचते हुए, सारे राज्यों में चुनाव जीतते हुए 2029 के चुनाव में 400 पार लेकर आने की पूरी तैयारी है। अदिति, एक और सवाल और अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपने जो शुरुआत की कि जो नाम चला रहे हैं, मान लीजिए कि वो नाम इस दौड़ से बहुत दूर चले जाएंगे क्योंकि बीजेपी चौंकाती है। इससे पहले भी कुछ फैसलों के दौरान ये हुआ कि जो खबर ब्रेक हो जाती है मीडिया में, उसको बीजेपी ब्रेक करके साइड में डाल देती है और फिर कुछ नया होता है। तो क्या सच बताइए, ऐसे भी आपके पास फोन आते हैं कि भाई आप मेरा नाम मत चलाइएगा क्योंकि दौड़ में होऊंगा भी तो भी नहीं रहूंगा? बिल्कुल, पार्लियामेंट में हम अक्सर होते हैं और ये मैंने खुद देखा है। जब हम पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग चलाते हैं, ये मेरे साथ खुद हुआ है, इसलिए मैं साझा कर रही हूं कि मुझे सोर्स से पता लगता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है और एएसएल आ चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन बाद 3 दिन बाद बैठक है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में है। और जब हम ये खबर ब्रेक करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में से जो बड़े नेता हैं वो ये तय करते हैं कि अब ये बैठक अब नहीं होगी, 2 दिन बाद होगी या 1 दिन पहले होगी। तो क्रेडिबिलिटी कई बार होता है कि जो, और दूसरी बड़ी बात है कि अब कोई नेता नहीं चाहता कि उसका नाम चले, क्योंकि नाम चलेगा तो वो कटेगा। और पहले ऐसा होता था कि नाम जितना चलेगा, एक समय था आज से 10 साल पहले का, कि नाम जितना चलेगा उतना ज्यादा कंसिडर किया जाएगा। अब नाम एक बार भी चलेगा तो आपका अगले 5 साल के लिए कंसिडरेशन खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे फोन वाकई आते हैं कि मुझे दूर रखिए, मुझे, यहां तक कि कई बार हम उनसे इंटरेक्शन के लिए बात करते हैं कि चैनल में इंटरेक्शन करना है आपसे, तो कहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद इंटरेक्शन करेंगे। अभी हम 1 महीने कहीं नहीं जा रहे। ऐसे कई नेता हैं जिनको हम रेस में भी कहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, वो मना कर देते हैं। जाहिर तौर पे आपका वो सवाल एकदम सही है कि जो तारीख होगी वो तारीख कभी नहीं होगी, उसे बदल दिया जाएगा और जिस व्यक्ति का नाम चल गया वो कभी भी उस पद पर नहीं आएगा। और इसीलिए सरप्राइज एलिमेंट हम बार बार कहते हैं कि ये पिछले 10-12 साल में हमने जो सरप्राइज एलिमेंट देखे, इस बार भी वही नजर आ रहा है। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि मुझे इसको क्लोज करना है। अंतिम सवाल आपसे, जो भी होगा, पहला तस्वीर साफ है, आरएसएस की, उस पर साइलेंट कंफर्मेशन होगी। दूसरा, मोदी शाह की कंफर्मेशन होगी। तीसरा, जो भी इससे जुड़े कंसर्न है उनकी कंफर्मेशन होगी। ये तो तय है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में इन सब के बीच में आप ये बता पाएंगे कि भाई किस जाति से हो सकता है? क्योंकि ये सच है कि जाति मायने नहीं रखती, अनुभव मायने रखता है, पार्टी के प्रति निष्ठा मायने रखती है, नेताओं का भरोसा मायने रखता है, लेकिन देश की सियासत में जाति अपने आप में बहुत मायने रखती है और हर पार्टी का अपना एक कोर वोट बैंक भी है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग जो है ये अमिट सत्य है, लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष में अगर कोई सोशल इंजीनियरिंग में फिट हो रहे हैं तो मैसेज दिया जाएगा। आप ही डिकोड करेंगे कि इनको इसलिए बनाया क्योंकि इनकी जाति के इतने वोट देश में हैं। लेकिन सही मायने में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष में जाति नहीं देख रही है। जाति कब देखते हैं? जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के चुनाव हुए तब आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, राजस्थान में मुख्यमंत्री ब्राह्मण, तो डिप्टी सीएम कहां से? बैलेंसिंग, सोशल इंजीनियरिंग। तो हमने ये देखा कि सोशल इंजीनियरिंग ज्यादातर प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से आजकल हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ये बात अलग है कि कांग्रेस ने दलित बनाए, वो मैसेज देने की कोशिश की मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए। उन्होंने वहां उम्र नहीं देखी, उन्होंने वहां ये नहीं देखा कि प्रवास कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, वो सभी जातियों के आजकल हो चुके हैं और खुद तो ओबीसी के हैं जिसकी राजनीति अभी चल रही है। आपने देखा कि आदिवासियों को राष्ट्रपति बनाया, मैसेज देने की कोशिश की। तो जाति है भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखते हुए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन तो केवल ऐसे हो रहा है जो उस बॉक्स में फिट हो, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आरएसएस। इस बॉक्स में जो फिट हो रहा है, जो विचारधारा को समझता है, डाउन टू अर्थ है और भाग दौड़ करके संगठन को खड़ा कर सकता है, एक बार फिर मजबूत कर सकता है, वो बनेगा। अब वो बाई चांस जाति के उस बॉक्स में फिट हो जाएगा तो हम डिकोड जरूर करेंगे कि ये इस वजह से ऐसे हैं, इस वजह से। लेकिन अगर ओबीसी, ज्यादातर नाम ओबीसी चल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी से बड़ा ओबीसी फेस कोई है ही नहीं। अदिति, मैं एक लाइन के साथ इसको वाइंड अप करूं, आप बताइएगा कि ये सही है या नहीं, हाँ या ना में बस,
कि जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और ये इस एक लाइन के साथ पूरा का पूरा सार है। अब आपने हाँ करने के लिए कहा है, तो मेरी जबरदस्त हाँ है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में जो दिख रहा होता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, और यही आपको जो जब खबर ब्रेक होगी तो शायद आप मुस्कुराते हुए इसे रिपीट करेंगे। चलिए अदिति, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी